अब हम बात करते हैं दोस्तों इस आरएच कारक से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है जिसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। उस रोग का नाम है दोस्तों इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। रोग का नाम क्या है माय डियर फ्रेंड? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या इसको हम बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग। तो इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है और इस गंभीर चिकित्सा स्थिति में रक्त का एक घटक शामिल होता है। यानी ये जो रोग जिस वजह से उत्पन्न होता है उस वजह का नाम क्या है दोस्तों? आरएच कारक। यानी ये आरएच कारक की वजह से होने वाला रोग है। अब आरएच कारक होता क्या है कि एक विरासत में मिली हुई प्रोटीन होती है जो कि लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर पाया जाता है, लेकिन हर किसी व्यक्ति के पास ये प्रोटीन नहीं होती है। जिनका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होता है उनके अंदर ये आरएच कारक नहीं होता है या आरएच प्रतिजन नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति में प्रोटीन है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये आरएच प्रतिजन है या ये प्रोटीन है तो क्या कहलाएंगे? आरएच पॉजिटिव कहलाएंगे। इसी तरह जिनके अंदर ये नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? आरएच नेगेटिव कहलाएंगे। और इसके आंकड़े भी हमने पीछे बात करी, कितने परसेंट जो व्यक्ति हैं वो आरएच पॉजिटिव है और कितने परसेंट नेगेटिव हैं। अब इसको एक कंडीशंस के द्वारा समझने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक कोई महिला है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच नेगेटिव है। यानी यदि कोई महिला जिसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और वो महिला जो है वो गर्भवती है और इस गर्भावस्था के दौरान उसके गर्भ के अंदर जो शिशु हैं वो शिशु आरएच पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु होता है वो आरएच कारक अपने पिता से प्राप्त करता है। तो सपोज कीजिए महिला का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और उस शिशु का, गर्भस्थ शिशु का आरएच कारक जो है वो पॉजिटिव है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो बहुत ही जटिल और गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए जैसे एक शर्त के साथ इसको बताया गया है, यदि आरएच माइनस माता एक से ज्यादा बार आरएच पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भ धारण करती हैं तो आरएच कारक के कारण गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वो समस्याएं क्या उत्पन्न हो सकती है दोस्तों? क्योंकि ये जो आरएच कारक होता है वो वंशागत होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, माता पिता से संतानों में जाता है। अब ये आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दो प्रकार के कारकों के हमने बात करी आरएच कारक में। तो आरएच पॉजिटिव प्रभावी होता है और आरएच नेगेटिव अप्रभावी होता है। अब इस आरएच नेगेटिव महिला से या माता से उत्पन्न आरएच पॉजिटिव जो शिशु होता है वो अपने पिता से आरएच कारक प्राप्त करता है। प्रसव के समय गर्भस्थ शिशु आरएच पॉजिटिव शिशु से आरएच प्रतिजन माता के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब उस शिशु का जन्म होता है जो कि आरएच पॉजिटिव कारक से युक्त है या एंटीजन से युक्त है, तो जन्म के समय, प्रसव के समय उस गर्भस्थ शिशु के आरएच पॉजिटिव जो प्रतिजन होते हैं वो माँ के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और फिर माँ के रक्त में ये जो प्रतिजन होते हैं इस प्रतिजन के कारण एंटी आरएच एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाती हैं। सामान्यतः एंटीबॉडीज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि पहली बार में जो शिशु जन्म ले रहा होता है उसको नुकसान पहुंचा सके, लेकिन बाद में मान लीजिए वो महिला दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई और उस परिस्थिति में भी जो गर्भस्थ शिशु हैं वो आरएच पॉजिटिव है, महिला आरएच नेगेटिव ही है,
तो उस परिस्थिति में क्या होता है, रक्त से जो एंटी RH एंटीबॉडी होती है वो उस शिशु की जो अपरा या प्लेसेंटा होती है, नाभि नाल जिसको हम कहते हैं, उस नाभि नाल के द्वारा गर्भस्थ शिशु के रक्त में पहुंच करके शिशु की जो रक्त कणिकाएं होती हैं उस रक्त कणिकाओं का लयन कर देती है। यानी उस रक्त कणिकाओं का लयन, हीमोलाइसिस कर देती है, मतलब उस रक्त कणिकाओं का पाचन करना प्रारंभ कर देती हैं, रक्त कणिकाओं को नष्ट करना प्रारंभ कर देती हैं। गर्भस्थ शिशु का ये जो घातक रोग है, इस रोग को हम क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भस्थ शिशु के इस घातक रोग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये कोरकता शब्द लिखा हुआ है सिर्फ, गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग बोलते हैं। और इस रोग से ग्रसित जो शिशु होता है उस शिशु को हम क्या बोलते हैं, रीसस शिशु या रीसस बेबी बोलते हैं। तो दोस्तों अब तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पे जाकर के आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप नोट्स भी बनाना चाहें तो इसके नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से इसकी PDF आप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्यतः ये जो रीसस शिशु होता है इसका जन्म समय से पहले होता है, यानी रीसस बेबी जो होता है, इस रीसस बेबी का जन्म समय से पहले होता है। इसके अलावा इसमें रक्ताल्पता, रक्ताल्पता का मतलब है रक्त की अल्पता, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एनीमिया। एनीमिया जिसको हम खून की कमी भी बोलते हैं, तो एनीमिया या रक्ताल्पता इसके अंदर पाई जाती है। अब चूंकि इस रोग में क्या होता है कि अपरिपक्व जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC जो होती है, वो टूटना जारी रहती है क्योंकि उसका लयन होना जारी रहता है, जिसकी वजह से लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने का उप उत्पाद बनता है। और उप उत्पाद क्या बनता है, बिलिरुबिन। अब इस नवजात शिशु के शरीर में जब इस बिलिरुबिन की अधिक मात्रा बढ़ जाती है तो इसकी वजह से उस शिशु को पीलिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है, शिशु की जो त्वचा होती है, स्किन, वो भी पीली हो जाती है और आंखों का जो सफेद भाग होता है वो भी पीला होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में कि इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के क्या लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले दोस्तों। यानी गर्भावस्था के दौरान जो अल्ट्रासाउंड परीक्षण होता है, देखिए दोस्तों, अल्ट्रासाउंड परीक्षण जिसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं, इसके द्वारा भ्रूण का जो स्वास्थ्य होता है उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। यानी सोनोग्राफी की हेल्प से उस शिशु के बारे में, उस शिशु के स्वास्थ्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है, उसका विकास प्रॉपर ढंग से हो रहा कि नहीं हो रहा है। गर्भावस्था के दौरान इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो भ्रूण होते हैं उनके लक्षण नियमित परीक्षणों के दौरान दिखाई दे सकते हैं। अगर हम नियमित रूप से परीक्षण करवाते हैं और इनमें से कोई भी लक्षण जो है वो दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि उस शिशु को गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस रोग है। अब क्या क्या हो सकता है, देखिए, एमनियोसिंथेसिस प्रक्रिया से बिलिरुबिन के निशान के साथ पीला एमनियोटिक द्रव, जो एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करता है। दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी है एमनियोसिंथेसिस। इस एमनियोसिंथेसिस की तकनीक में क्या करते हैं, माँ का जो गर्भ होता है या गर्भाशय होता है,
इस गर्भाशय से एक नीडल या सुई की सहायता से नाभि नाल के पास से शिशु की जो गर्भाशय मतलब शिशु के चारों तरफ जो भ्रूणीय झिल्लियां होती है, इस भ्रूणीय झिल्लियां या जनन स्तर को भेदते हुए उस सिरिंज की सहायता से थोड़ा सा एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है और फिर इस एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करके पता लगा सकते हैं कि उस शिशु का प्रॉपर ढंग से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा शिशु जो है वो मेल है कि फीमेल है, इसका भी पता लगाया जा सकता है एमनियोसिंथेसिस की तकनीक के द्वारा। तो इस एमनियोसिंथेसिस की तकनीक के द्वारा जो पीला एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है उससे भी इसका परीक्षण किया जा सकता है कि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग है कि नहीं है। इसके अलावा एक बढ़ा हुआ जिगर, प्लीहा या दिल, मान लीजिए जिगर, प्लीहा या दिल अगर शिशु के बढ़ जाते हैं, इसका मतलब ये रोग हो सकता है। इसके अलावा पेट, फेफड़े या खोपड़ी में अगर तरल पदार्थ बन जाता है और अल्ट्रासाउंड स्कैन के द्वारा अगर इसका पता लगाया जाता है कि शिशु के पेट में, फेफड़े में या खोपड़ी में तरल पदार्थ बन रहा है, तो इसका मतलब उस शिशु के अंदर गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के लक्षण हैं। तो इस स्थिति के साथ नवजात शिशु दृश्य लक्षणों के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा नवजात शिशु में कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं कि उस शिशु की जो स्किन है वो पीली दिखाई देती हो, यानी शिशु की स्किन पीले रंग की दिखाई देती हो। जन्म के समय या प्रसव के समय 24 से 36 घंटों के भीतर पीला एमनियोटिक द्रव गर्भनाल, त्वचा या आंखें अगर ऐसी स्थिति नजर आती हो, प्लीहा या यकृत की वृद्धि हो रही हो, तो उस परिस्थिति में उस शिशु को गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग हो सकता है। अब उस शिशु को क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं? हल्के से गंभीर एनीमिया हो सकता है, यानी उस शिशु को एनीमिया रोग हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा बिलिरुबिन का लेवल उस शिशु में बढ़ सकता है जिसकी वजह से पीलिया रोग हो जाता है। इसके अलावा जिगर, प्लीहा में वृद्धि हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंभीर एनीमिया हो सकता है और इसकी वजह से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। अब नवजात शिशु में जो जटिलताएं होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं कि गंभीर रूप से ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बढ़ेगा जिसकी वजह से पीलिया हो जाएगा, रक्ताल्पता, खून की कमी, एनीमिया हो जाएगा और जिगर में भी इजाफा होगा। अब क्या होगा, मस्तिष्क में अगर ये बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से कर्निकटेरस नाम की एक जटिलता उत्पन्न होती है और इस कर्निकटेरस नाम की जटिलता से क्या होता है, दौरे आते हैं, मस्तिष्क को क्षति होती है और बहरापन आ जाता है। कई बार उस शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। अब इसका निदान क्या है, डायग्नोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भ्रूण की निदान में पहला कदम यह निर्धारित करना है कि क्या RH कारक असंगतता है, यानी हम निदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वास्तव में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग जो है कि नहीं है, इसमें RH कारक की असंगतता है कि नहीं है, मतलब शिशु का और माँ का RH कारक अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि शिशु का RH पॉजिटिव आ रहा है, माँ का RH नेगेटिव आ रहा है, तो ही फिर ये प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। एक डॉक्टर पहली तिमाही में एंटीबॉडी स्क्रीनिंग परीक्षण का उपयोग करके असंगतता की पहचान कर सकता है। वह 28 सप्ताह के गर्भ में परीक्षण को वापस से दोहरा सकता है और पुरुष साथी के RH कारक का भी परीक्षण किया जा सकता है। अब क्या क्या परीक्षण किए जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड परीक्षण यानी सोनोग्राफी की जा सकती है, एमनियोसिंथेसिस की तकनीक के द्वारा एमनियोटिक द्रव निकाल के उसका परीक्षण किया जा सकता है, या भ्रूण के मध्य मस्तिष्क या धमनी रक्त प्रवाह माप या मस्तिष्क में रक्त की गति का परीक्षण किया जा सकता है। भ्रूण की गर्भनाल रक्त परीक्षण, भ्रूण से रक्त की सामग्री, इन सब की जांच की जा सकती है। नवजात शिशु में डॉक्टर मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण कर सकता है। रक्त समूह और RH कारक का टेस्ट किया जा सकता है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या को गिना जा सकता है। एंटीबॉडी का मापन किया जा सकता है। इसके अलावा बिलिरुबिन का क्या लेवल है उसको देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इलाज के बारे में कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। मान लीजिए किसी शिशु में ये सारी की सारी समस्याएं हैं
तो इसका इलाज कैसे किया जाएगा? तो देखिए, उपचार में भ्रूण का रक्त आधान और 32 से 37 सप्ताह के भ्रूण में भ्रूण की डिलीवरी शामिल हो सकती है। यानी एक तो उस शिशु को रक्तदान कर सकते हैं, मतलब रक्तदान कर सकते हैं, यानी किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त इसको दिया जा सकता है जो इसके ब्लड ग्रुप से मैच करता हो, और उसके अशुद्ध रक्त को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा इसकी डिलीवरी जो है वो समय से पहले करवाई जा सकती है, यानी उस शिशु की जो डिलीवरी है वो समय से पहले कराई जा सकती है। 32 से 37 सप्ताह के बीच में ही डिलीवरी कराई जा सकती है, क्योंकि नॉर्मल जो गर्भावधि होती है वो 38 सप्ताह की होती है दोस्तों। वैसे कुछ बुक्स में 40 सप्ताह 280 दिन भी मानते हैं, लेकिन 12th बायो की जो बुक है RBSc की, उसमें 38 सप्ताह या 270 दिन इसकी गर्भावधि दे रखी है। तो हालत के साथ नवजात शिशु के लिए उपचार के विकल्प में शामिल क्या क्या है? एक तो शिशु को रक्त आदान किया जा सकता है, मतलब किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो उसके ब्लड ग्रुप से मैच करता हो उसका रक्त दिया जा सकता है। सांस लेने की जो समस्या होती है उस सांस लेने की समस्या का समाधान किया जा सकता है, मतलब उसको ICU के अंदर एडमिट रखा जा सकता है और उसकी सांस लेने की समस्या का समाधान किया जा सकता है ऑक्सीजन मास्क लगा करके। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG, मतलब जो प्रतिरक्षी होते हैं उन प्रतिरक्षी का anti-RHD का टीका भी लगाया जा सकता है। अब निवारण कैसे हम कर सकते हैं इस रोग का? शिशु की संपूर्ण रक्त को स्वच्छ रक्त के द्वारा प्रतिस्थापित करके रीसस शिशु जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग से ग्रस्त होता है उसको बचाया जा सकता है। शिशु का जब जन्म होता है उस जन्म से ठीक 72 घंटे पहले RH नेगेटिव जो महिला होती है उस महिला को शिशु के जन्म से 72 घंटे पहले anti-RH नेगेटिव एंटीबॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जा सकता है और उस शिशु को बचाया जा सकता है। यदि किसी महिला की गर्भावस्था 40 सप्ताह से भी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है तो फिर डॉक्टर को RHOGAM रोगम, ये रोगम किसको बोलते हैं? जो anti-RH नेगेटिव एंटीबॉडी का जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसी को रोगम ही कहा जाता है। तो इस anti-RH नेगेटिव एंटीबॉडी का जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है या इसकी जो खुराक होती है वो उस महिला को खिलाई जा सकती हैं या खुराक दी जा सकती हैं जिसकी गर्भावस्था 40 सप्ताह से भी अधिक समय तक चल रही होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलती एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।